नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन सब राजस्थान ज्योग्राफी में पिछली क्लास में जो एनर्जी वाला टॉपिक था इसको समाप्त करे थे। इस क्लास में अपन ने देखा था सौर एनर्जी, उसके बाद बायोमास एनर्जी और फिर अपन ने देखा था बायो गैस एनर्जी। ठीक है, इन तीनों चीजों पे पिछली क्लास में, उसके अलावा जो एक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम थी उसके बारे में भी अपन ने बात की थी। अगर अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा की, तो राजस्थान में भारत में सर्वाधिक संभावना है सौर ऊर्जा की, जो लगभग 142 गीगावाट है। और राजस्थान में भी अगर सर्वाधिक संभावना देखें तो कहां पे है? जोधपुर जिले में। कहां पे है? जोधपुर जिले में। सर ये संभावना जोधपुर में क्यों है और राजस्थान में सर्वाधिक क्यों है? तो राजस्थान में इसके 3 रीजन देखते हैं। एक तो मरुस्थल है, तो राजस्थान में बंजर भूमि अधिक है, तो सोलर जो प्लांट लगाने के लिए अपने को जगह चाहिए होती है वो आसानी से मिल जाती है। उसके बाद दूसरा जो अपन प्रमुख रीजन देखते हैं तो सौर विकिरण है, उसकी जो तीव्रता है वो अधिक है या तेज है। उसके बाद में लगभग 325 दिन अपने यहाँ पे क्या आती है? स्पष्ट धूप आती है। ये मुख्य रीजन है कि राजस्थान में सौर जो ऊर्जा है इसकी संभावना अधिक है। तो राजस्थान में कहां कहां पे सोलर प्लांट लगे हुए हैं? तो अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था बड़ला। क्या बताया था? बड़ला। इसका विकास लगभग 4 चरणों में हुआ है और जो चौथा चरण था इसका विकास किया जा रहा है अडानी समूह द्वारा। किसके द्वारा? अडानी समूह द्वारा। कहां पे है? तो हलोदी में। कहां पे है? हलोदी। इसके अलावा अपन ने देखा था नादिया कला, ये कहां पे है? तो जोधपुर में। सॉरी। इसके बाद में फिर अपन ने देखा था धूड़सर, ये कहां पे है? तो जैसलमेर में। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये रिलायंस कंपनी द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस कंपनी के द्वारा। फिर अपन ने देखा था पोखरण फलोदी, पोखरण और फलोदी, तो जैसलमेर और फलोदी के अंदर ये विस्तृत है, ये भी एक सोलर प्लांट है। उसके बाद अपन ने देखा था नोक, जैसलमेर में है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था फतेहगढ़, जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? अडानी समूह द्वारा चलाया जा रहा है ये भी। उसके बाद अपन ने देखा था पूगल बीकानेर, ये क्या? राजस्थान के प्रमुख सोलर प्लांट है। फिर अपन ने एक निजी सेक्टर का देखा था, ये कहां पे है? तो खिवंसर, और खिवंसर कहां पड़ता है? नागौर में। यहां पे निजी सेक्टर का पहला प्लांट था, किसके द्वारा? रिलायंस समूह द्वारा लगाया गया था। ये सब अपन ने फिर अपन ने देखा था एक सोलर एनर्जी से रिलेटेड सीज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में? तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इन 3 जिलों में इसका विस्तार किया गया है। फिर अपन ने देखी थी सोलर एनर्जी की प्रमुख नीतियां, पहली 2011 में, दूसरी 2014 में, तीसरी जो आई थी लगभग 2019 में, जो 18 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी। इसका जो उद्देश्य था लगभग 30,000 मेगावाट विद्युत प्राप्त करना। फिर जो नवीन जो ऊर्जा है राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति कौन सी आई है? नवीनतम 2023, जो कब से लागू होगी? तो अक्टूबर 2023 से क्या हो जाएगी? लागू है। और वर्तमान में नवीनतम नीति कौन सी पढ़ी अपन ने? ये। इसके बाद फिर अपन ने पिछली क्लास में देखा था बायोमास एंड बायोगैस, 2 एनर्जी पे बात की थी। एक तो देखा था बायोमास, और एक देखा था बायोगैस। बायोगैस की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें जो कच्चा माल है उसके रूप में क्या लेते हैं? तो गाय का गोबर। सर्वाधिक संभावना कहां पे है? तो उदयपुर में। कहां पे है? उदयपुर में। इसका जो रासायनिक संगठन है वो क्या है? तो मीथेन होता है इसमें, लगभग 65%।
CO2 होता है इसमें लगभग 30% और हाइड्रोजन होता है इसमें लगभग 2%। ये इसका क्या था, रासायनिक संगठन। इसके लिए कलरावास में क्या लगाई गई है, रिफाइनरी। और जामरकोटड़ा में क्या लगाया गया है, संयंत्र। ठीक है, ये अपन ने बायोगैस के बारे में देखा। उसके बाद में फिर अपन देखे थे बायोमास। इसके सर्वाधिक संभावना राजस्थान में कहां पे है, तो श्री गंगानगर में। कहां पे है, श्री गंगानगर में। और कच्चे माल के रूप में सरसों की भूसी, उसके बाद विलायती बबूल और चावल की भूसी काम में ली जाती है। इसका जो प्रथम संयंत्र लगा गया था वो कहां लगाया गया था, वो लगाया गया था पदमपुर श्री गंगानगर में। ठीक है, उसके अलावा अगर अन्य संयंत्र देखें तो खातौली जो उनियारा टोंक में पड़ता है, रंगपुर जो कोटा में पड़ता है, चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। उसके अलावा और देखें अपन तो सांगरिया जो हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा इसके रिलेटेड जो एक महत्वपूर्ण सूचना थी कि ये बायोमास एनर्जी जो नीति आई है वो बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति। ये नीति 2023 की है और कब से लागू की गई है, तो 29 सितंबर 2023 से लागू। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा। इसके अलावा दो संस्थान के बारे में, एक संस्थान था उसके बारे में देखी, वो संस्थान कौन सा था, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। स्थापना कब हुई थी, तो 9 अगस्त 2002 में। किस किस को मिला के, तो राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी प्लस राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में, और इसकी कब हुई थी, 1995 में। इन दोनों को मर्ज करके एक नवीन संस्था बनाई गई, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। फिर अपन ने देखा कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये कहां पे है, तो जयपुर में। इसके साथ मैंने बताया था प्रसारण भी कहां पे है, जयपुर में। और वितरण के लिए 3 इकाइयां बनाई गई है, एक जयपुर में, एक जोधपुर में, एक अजमेर में। इस प्रकार पिछली क्लास में अपन ने सौर ऊर्जा, बायोमास एंड जो RREC है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, इसके ऊपर अपन ने बात की। आज की क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नए टॉपिक में अपन पढ़ेंगे अब कृषि के बारे में। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज की क्लास में जो कृषि के से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है उन पे अपन चर्चा करेंगे। देखो, बहुत सी चीजें होती है जो आपको बहुत कम जगह मिलती है। अब जैसे आज की क्लास में अपन कृषि के बारे में बात करेंगे, लेकिन कृषि के जो इकोनॉमिक सर्वे की जो डाटा है वो सारे डाटा अपन देखेंगे। सामान्यतः इनको कृषि के साथ नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन ही वहीं से बनता है। कृषि का अगर अपन बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, कृषि राजस्थान की जो कृषि है उसका अपन GDP में योगदान, ये सब चीजें देख लेते हैं और आज की क्लास में अपन यही देखेंगे। अगर अपन बात करते हैं कृषि की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करते हैं तो एग्रीकल्चर पूर्णतः मानसून पर निर्भर होती है कि अगर बरसात, मानसून अच्छा है, मजबूत है, अच्छी बारिश हुई है तो कृषि में पैदावार बढ़िया होगी, और मानसून कमजोर है, सूखे की स्थिति है या फिर बाढ़ की स्थिति है, ज्यादा अच्छी बरसात हो गई है तो भी अपने जो कृषि है ये इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। इसलिए कृषि को कहा जाता है मानसून का जवाब। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर रहने के कारण इसे क्या कहा गया है, मानसून का जुआ कहा गया।
ठीक है भाई, भारतीय कृषि पूर्णतः किस पे निर्भर रहती है? मानसून पे। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो पूर्णतः, क्योंकि राजस्थान का अगर अपन देखते हैं, अगर अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये अपने राजस्थान से अरावली पर्वतमाला निकलती है, ठीक है। तो राजस्थान का जो ये वाला क्षेत्र है, लगभग पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र में तो चलो नदियां हैं तो उनसे थोड़ी बहुत संभावना है, और दो फसलें भी ली जाती है, खरीफ और रबी की। लेकिन जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूर्णतः किस पे निर्भर है? बरसात पे। और यहाँ पे ओनली एक ही फसल ली जाती है, वो ली जाती है खरीफ वाली। और अगर बरसात अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, बरसात अच्छी नहीं हुई तो फिर वहां पे बिल्कुल ऐसी। इसलिए राजस्थान और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो कृषि है, इसको क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। अब आगे जो अपन देखने जा रहे हैं वो है कि भाई अपन कृषि है, अब कृषि के लिए एक तरह से बताओ कौन सी मृदा कृषि के लिए उपयोग होती है? कृषि के लिए जो उपयुक्त मृदा होती है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। भाई जलोढ़ मृदा को अपन कृषि के लिए उपयुक्त मृदा मान सकते हैं। और जलोढ़ जो मृदा है, जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र में। अर्थात नदी बेसिन या नदियों द्वारा निर्मित मैदानी जो क्षेत्र होता है उसमें जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसलिए मैदानी क्षेत्र को कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या पाई जाती है? कृषि के लिए जो उपयुक्त मृदा जलोढ़ मृदा, उसका विस्तार मैदानी क्षेत्र में होता है। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो उपजाऊ मैदान है वो पूर्वी मैदानी है। अर्थात राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं उपयोगी दशाएं कहां पे पाई जाती है? कौन सी भौतिक प्रदेश में? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कहां पाई जाती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अब देखो मानसून पर निर्भर करती है तो इसको क्या बोल दिया? मानसून का जुआ। क्या बोला गया भारतीय कृषि को? मानसून का जुआ। उसके बाद अगर पर कृषि के लिए उपयुक्त जो मृदा है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। और इसका विस्तार कहां पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र में। इसलिए इसको क्या कहा गया है? कृषि का मैदानी क्षेत्रों को कृषि का हृदय स्थल। और कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी दशाएं राजस्थान की भौतिक प्रदेश में पाई जाती है तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में न्यूनतम जो कृषि की जाती है, न्यूनतम कृषि क्षेत्र जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में। इसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश में, क्योंकि वहां पे पठार है और वहां पे अपने खेती करना पॉसिबल नहीं है। और पर्वतीय खेती के लिए अपने यहाँ पे उपयुक्त जलवायु या उपयुक्त दशाएं नहीं है। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्टों की ओर अपन बढ़ रहे हैं। फैक्चुअल डाटा एग्जाम की दृष्टि से अब ये क्वेश्चन पूछने के जमाने नहीं रहे कि कृषि भारत में मानसून का जुआ किसे कहा गया है? कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कृषि होती है, ये सब नहीं पूछते। आजकल जो जीडीपी के जो डाटा है वो पूछे जाते हैं। अब अपन देखते हैं राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसमें कृषि का योगदान क्या देखते हैं? जीएसडीपी में कृषि का योगदान।
अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये जीएसडीपी क्या होता है? तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसका अगर अपन देखें तो कोई भी वस्तु या सेवा जो पिछले एक वर्ष में राज्य सीमा के अंतर्गत कोई भी वस्तु है उसका जो अंतिम मूल्य है वो उसको अपन क्या मान लेते हैं? राज्य की जीडीपी। अर्थात कोई भी वस्तु या सेवा जो निश्चित समय में राज्य की जो सीमा क्षेत्र में निर्मित है उसका क्या मानेंगे? अंतिम मूल्य है, उसको अपन राज्य की जीडीपी मान लेंगे। ठीक है, उसको अगर अपन देखते हैं तो राजस्थान की अगर अपन जीडीपी की बात करते हैं तो राजस्थान की जीडीपी दो तरह से देख सकते हैं। एक तो देखी जाती है स्थिर कीमतों पर, स्थिर या बुनियादी कीमतों पर, दूसरी देखी जाती है प्रचलित कीमतों पर। किस पर? प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, स्थिर या बुनियादी कीमतें इनका जो बेस ईयर है वो है 2011-12। क्या है? 2011-12। प्रचलित कीमतों का जो बेस ईयर है वो है 2023-24। क्या है? 2023 और 24। अगर इसके आधार पे अपन देखते हैं स्थिर या बुनियादी कीमतों पर राजस्थान की जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी देखते हैं, जीएसडीपी देखते हैं तो कितनी है? लगभग 8.45 लाख करोड़। कितनी है? 8.45 लाख करोड़। ठीक है, राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है स्थिर कीमतों पर? 8.45 लाख करोड़। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं प्रचलित कीमतों पर, तो प्रचलित कीमतों पर जो राजस्थान की जीएसडीपी है वो है लगभग 15.28 लाख करोड़। कितनी है? 15.28 लाख करोड़। देखो, जीएसडीपी राज्य के सीमा क्षेत्र में अंतिम एक वर्ष में निर्मित वस्तु या सेवा का जो अंतिम मूल्य होता है वो जीएसडीपी कहलाता है। जीएसडीपी दो तरह से देखी जाती है, एक तो स्थिर या बुनियादी कीमतों पर और एक देखी जाती है प्रचलित कीमतों पर। स्थिर या बुनियादी कीमतों के लिए जो बेस ईयर लिया गया है वो है 2011-12। प्रचलित कीमतों के लिए जो अभी करंट ईयर है वो 2023-24। उसके बाद जीएसडीपी देखे राजस्थान की तो कितनी है? 8.45 लाख करोड़। वहीं अगर अपन प्रचलित कीमतों पर देखते हैं तो कितनी है? 15.28 लाख करोड़। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो कृषि का जो योगदान है वो देखने जा रहे हैं। अब जीएसडीपी में अगर अपन कृषि का योगदान देखें तो कृषि का जो एक योगदान है प्रचलित कीमतों पर लगभग 2.05 लाख करोड़ है। कितना है? 2.05 लाख करोड़। कितना है? 2.05 लाख करोड़। वही प्रचलित कीमतों पर देखें तो लगभग 3.82 लाख करोड़। कितना है? 3.82 लाख करोड़। अगर 15.28 लाख कुल जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान पूछा जाए अपने से तो वो कितना है? स्थिर कीमतों पर तो है 2.5 लाख करोड़ और प्रचलित कीमतों पर है 3.82 लाख करोड़। एग्जाम में फैक्ट यहां से पूछे जाते हैं। गए जमाने जब पूछे जाते थे कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, पूछे जाते हैं, पर जो क्वेश्चन सिलेक्शन करवाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं फिर लगते हैं कि यार पता ही नहीं पेपर कहां से बना है। ये सारे डाटा इकोनॉमिक सर्वे में दिए जाते हैं और वहीं से अपन उठा के लाए हैं और वहीं से अपन इसको देख रहे हैं। तो जो जीएसडीपी में कृषि का योगदान है वो कितना है? स्थिर कीमतों पर 2.5 लाख करोड़ है, 2.05 लाख करोड़ है और उसके बाद प्रचलित कीमतों पर देखते हैं तो 3.82 लाख करोड़ है। अगर अपन इसमें वृद्धि देखते हैं, इसमें वृद्धि देखते हैं कृषि में, तो वृद्धि जो है इसमें हुई है लगभग 26.21% की। स्थिर कीमतों पे कृषि में वृद्धि कितनी हुई है? 26.21। अब अगर प्रतिशत निकालोगे तो 8.45 लाख करोड़ का 2.5 लाख लगभग 26% ही निकलेगा, 26.21%। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं 3.42 लाख, कितना प्रतिशत लगभग ये निकलेगा? 26.72%। ये वृद्धि हुई है किसमें? अपने कृषि में। ध्यान रखना, अपन डाटा किसका पढ़ रहे हैं? कृषि का। ऊपर बताया मैंने जीएसडीपी राजस्थान की टोटल कितनी है? 8.45 लाख करोड़। स्थिर कीमतों पे कितनी है? तो 8.45 लाख करोड़ है। प्रचलित कीमतों पे कितनी है? तो 15.28 लाख करोड़। वहीं इसमें कृषि का योगदान देख रहे हैं तो 2.5 लाख करोड़ और प्रचलित कीमतों पर 3.82 लाख करोड़। वृद्धि कितनी हुई है? 26.21% है और प्रचलित कीमतों पर कितनी हुई है? तो 26.72% है। अब तक की अगर अपन बात करें तो राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें अपन ने कृषि का योगदान देखा है और ये जो फैक्ट है पढ़ने में बोरिंग
लग सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन जब पढ़ोगे और एग्जाम में सीधा सीधा देखते ही सीधा 26.21 सर ये तो अपना पढ़ा हुआ है ऑप्शन टिक करोगे, उस समय जो सुकून मिलेगा वो एक अलग तरह का होगा। इसलिए इसको बोरियत से नहीं लेके एग्जाम के इंपोर्ट दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मान के क्लास को देखना चाहिए आपको, और एंड तक देखते हुए सारे फैक्ट को याद करने चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। चलो, अपन ने देखा है राजस्थान की जीएसडीपी में कृषि का योगदान। क्या देखा है? राजस्थान की जीएसडीपी में कृषि का योगदान। अब अपन जो कृषि है उसका भी क्षेत्रवार योगदान देख लेते हैं। कृषि है, कृषि की क्या देखेंगे? उपक्षेत्र। उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अपन सबसे पहले ले लेते हैं पशुपालन। पशुपालन भी एक कृषि का ही एक भाग है। दूसरा है फसल, क्रॉप्स, है ना। तीसरा जो अपन लेते हैं इसमें वानिकी एंड लॉगिंग। मेरे मन से कुछ नहीं लिखवा रहा हूं, जो भी है सारा इकोनॉमिक सर्वे से उठा के लाया हूं और वहीं से ये डाटा लिखवा रहा हूं, और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए ये डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वानिकी एंड लॉगिंग, उसके बाद में आता है अपने पास मत्स्य। क्या आता है? मत्स्य। अगर पशुपालन का योगदान अपन ने देखा कि अभी कृषि जो है उसका टोटल कितना था, तो 2.5 लाख करोड़ तो स्थिर कीमतों पर और 3.82 लाख करोड़ अपने प्रचलित कीमतों पर। तो पशुपालन का जो योगदान है इसमें कितना है? तो लगभग 48.58%। कितना है? कृषि के अंदर सर्वाधिक योगदान किसका है? तो अपने पशुपालन का 48.58%। उसके बाद दूसरा जो फसल का जो योगदान है वो है लगभग 44.53%। कितना है? 44.53%। उसके बाद वानिकी एंड लॉगिंग का जो है वो है 6.40%। कितना है? 6.40%। और मत्स्य है वो है 0.49%। क्या है? 0.49%। अब तक की क्लास का अगर अपन सार देखें तो क्लास में कृषि का जो जीडीपी है उसमें योगदान देखा कितना है? तो 2.5 और प्रचलित कीमतों पर 3.82। अगर भारत की जीडीपी में इसमें वृद्धि देखते हैं तो वृद्धि कितनी हुई है? तो 26.21% की तो स्थिर कीमतों पर और 26.72% की प्रचलित कीमतों पर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। उसके बाद इसको अपन ने उपक्षेत्रों में बांटा तो पशुपालन का कितना है अपने पास? 48.58%। और फसल का कितना आया? तो 44.53%। वानिकी एंड लॉगिंग का कितना आया? तो 6.40%। उसके बाद मत्स्य का कितना आया? तो 0.49%। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हिस्सा सबसे कम है, लेकिन अगर सर्वाधिक वृद्धि किसी में हुई है तो वो ये मत्स्य में। तो अपने पास एक फैक्ट आता है कि कृषि के उपक्षेत्र में अगर सर्वाधिक वृद्धि पूछी जाती है अपने से, किसमें हुई है सर्वाधिक वृद्धि? अपने मत्स्य में। लेकिन सर्वाधिक योगदान किसका है? तो पशुपालन का। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक बार पिछली चीजों को रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो अपन ने अब तक पढ़ा उसको अगर अपन समराइज करते हैं, क्योंकि आंकड़े हैं, आंकड़े याद होने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन ने देखा राजस्थान की जीएसडीपी। क्या देखा? जीएसडीपी। पहले देखा अपन स्थिर कीमतों पे, उसका बेस ईयर क्या था? तो 2011-12। फिर अपन ने देखा प्रचलित कीमतों पे, उसका बेस ईयर क्या था? 2023-24। फिर अपन ने राजस्थान की जो जीएसडीपी, टोटल जीएसडीपी कितनी है? तो स्थिर कीमतों पर कितनी है? 8.45 लाख करोड़। प्रचलित कीमतों पर कितनी है? तो 15.28 लाख करोड़। ये अपन ने राजस्थान की जीएसडीपी देखी। अब जीएसडीपी में अगर अपन देखते हैं तो कृषि के विषय में अपन पढ़ रहे हैं, तो कृषि के बारे में अपन देख लेते हैं। कृषि का जो योगदान है वो स्थिर कीमतों पर कितना है? तो स्थिर कीमतों की अगर अपन बात करते हैं तो स्थिर कीमतों पर जो कृषि का योगदान है वो है लगभग 2.05 लाख करोड़। ठीक है, प्रचलित कीमतों पर कितना है? तो 3.82 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद में अपन ने इसमें वृद्धि देखी तो प्रचलित कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर कितनी थी? 26.21%। और प्रचलित कीमतों पर कितनी थी? तो 26.72%। उसके बाद फिर इसने अपन ने उपक्षेत्र देखे। क्या देखे?
उप क्षेत्र में अपन ने इनको 4 भागों में बांटा। सर्वाधिक कौन सा था? पशुपालन। फिर इससे बाद में फसल क्या थी? फसल के बाद वानिकी या लॉगिंग, और सबसे एंड में अपन ने देखा मत्स्य। फिर अपन ने इनका प्रतिशत देखा। पशुपालन कितना था? लगभग 48.58%। फसल कितना था? तो 44.53%। वानिकी कितनी थी? 6.40%। और मत्स्य कितना था? तो 0.49%। लेकिन अपन ने सबसे मजेदार फैक्ट देखा था कि जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो किसमें हुई है? मत्स्य में। क्या हुई है? सर्वाधिक वृद्धि। लेकिन अगर सर्वाधिक योगदान देखें तो सर्वाधिक योगदान किसका है? अपने पशुपालन का। अब तक की जो क्लास है उसका सार यह है। आयो फैक्ट ऐसे ही याद करने होंगे, दूसरा कोई तरीका भी नहीं है। बार बार लिखो, लिख लिख के याद करो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो अपन देख रहे हैं भूमि का उपयोग, क्या देख रहे हैं? भू उपयोग। ये भी इकोनॉमिक सर्वे का ही एक फैक्ट है। तो राजस्थान में जो भूमि उपयोगी फैक्ट है वो उपयोगी भूमि कितनी है? 342.81 लाख हेक्टेयर। क्या है? राजस्थान में जो कृषि उपयोगी भूमि है वो कितनी है? टोटल भूमि 342.81 लाख हेक्टेयर। अब इस भूमि को अपन 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है। अगर इसको अपन 5 भागों में बांटते हैं तो एक तो होती है फसल के लिए, या एक तरह से कृषि। ठीक है। उसके बाद में दूसरी अपने पास बंजर, तीसरी आती है अपने पास वानिकी, चौथी अपने पास आती है ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि, चौथी अपने पास आती है, अगर कृषि को अपन देखते हैं, भूमि को अगर अपन देखते हैं तो वो आते हैं वृक्षों के झुंड। क्या आते हैं अपने पास? वृक्षों के झुंड। ये अपने पास भूमि, जो टोटल भूमि 342.81 लाख हेक्टेयर है, उसका अपने पास 5 तरह से डिवीजन वर्गीकरण बताया गया है। और ये जो 5 वर्गीकरण है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फसल उपयोगी या कृषि योग्य जो भूमि है वो है लगभग 53.74%। कितनी है? 53.74%। उसके बाद अगर बंजर भूमि देखते हैं अपन तो राजस्थान में वो है 10.39%। कितनी है? 10.39%। कितनी है? 10.39%। उसके बाद वानिकी के लिए अगर अपन देखते हैं तो 8.09%। कितनी है? 8.09%। उसके बाद अगर अपन देखते हैं ऊसर या कृषि योग्य अयोग्य भूमि तो 6.89%। कितनी है? 6.89%। और एंड में वृक्षों के जो झुंड है वो कितने हैं? 0.009% या 0.09%। एक तरह से ये अपने पास क्या है? वृक्षों के झुंड है। राजस्थान में कुल भूमि उपयोग के लिए उपयोगी भूमि कितनी है? तो 342.81 लाख हेक्टेयर है। उसको 5 भागों में बांटा गया है। फसल उपयोगी या कृषि योग्य भूमि, बंजर, वानिकी, ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि। बंजर और ऊसर दोनों अलग अलग जगह लिखे हुए हैं। उसके बाद वृक्षों के झुंड। अगर अपन फसल उपयोगी या कृषि योग्य भूमि देखते हैं तो 53.74% है। बंजर भूमि देखते हैं तो 10.39% है। वानिकी देखते हैं तो 8.09% है। और ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि देखते हैं तो 6.89 लाख है, सॉरी 6.89% है। उसके बाद वृक्षों की झुंड 0.09% है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार अपन फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तब जाके अपने दिमाग में सेट होगी। एक बार अगर अपन फिर से रिवाइज करते हैं तो अपन ने जीडीपी देखी थी। राजस्थान की जीडीपी 8.45 कितनी थी? 8.45। कौन सी कीमतों पर? तो स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर कितनी थी? तो 15.
15.28 लाख करोड़। कितनी थी? 15.28 लाख करोड़। कृषि का योगदान देखा, कृषि का योगदान लगभग स्थिर कीमतों पर 2.05 लाख करोड़ और प्रचलित कीमतों पर 3.82 लाख करोड़। वृद्धि देखिए अपन ने तो लगभग 26.21% की स्थिर कीमतों पर, 26.72% की प्रचलित कीमतों पर। फिर इसके उपसेक्टर देखें तो पहला पशुपालन, दूसरा अपन ने देखा पशुपालन के बाद में कृषि या फसल, एक तरह से कृषि को हटाओ, अपन ने देखा था फसल। तीसरा अपन ने देखा वानिकी और चौथा अपन ने देखा मत्स्य। पशुपालन कितना था तो 48.58%, फसल कितना था 44.53%, वानिकी कितनी थी तो 10 कुछ प्रतिशत है ना, और मत्स्य कितना था तो 0.49%। ठीक है, इस प्रकार अपन ने इन सब पे विस्तार से चर्चा की। ठीक है, सॉरी, वानिकी जो है अपने 6.40%, वानिकी कितना था 6.40%। इस प्रकार अपन ने इन सब पे चर्चा की। फिर अपन ने देखा कि जो भूमि का उपयोग है, टोटल उपयोगी भूमि कितनी है 342.81 लाख हेक्टेयर। फसल या उपयोगी या कृषि योग्य भूमि कितनी है 53.74%। बंजर कितनी है तो 10.39%। उसके बाद वानिकी कितनी है 8.09%। ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि कितनी है तो 6.89%। और वृक्षों के झुंड कितने हैं तो 0.09%। इस प्रकार अपन ने अब तक की क्लास में ये सारे डाटा देखे हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़े से डाटा और है वो देखते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं समाप्त कर देंगे। चलो, अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं प्रचलित जोत धारक। जोत धारक, ठीक है। राजस्थान में कृषि गणना होती है और कृषि गणना पहले तो अपने पास दो आंकड़े 2010 और 11 के, और एक है 2015 और 16 की। कितने हैं इसके 2000 जो गणना होती है उसके आधार पे जो जोत धारक है वो कितने थे तो 68.88 लाख। कितने थे 68.88 लाख। इनके लिए जो क्षेत्रफल था या एरिया था वो कितना था 211 लाख हेक्टेयर। ये 2010-11 के अनुसार था, लेकिन 2015-16 में जब कृषि गणना हुई उनमें इनकी संख्या बढ़ी और कितनी हो गई 76.55 लाख। कितनी हो गई 76.55 लाख। लेकिन जो क्षेत्रफल है वो घट के क्या रह गया लगभग 208 लाख हेक्टेयर। क्या रह गया 208 लाख हेक्टेयर। यहां से भी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। और इसमें जो प्रचलित जो जोत है उनकी जो औसत आकार है वो औसत आकार इसमें लगभग 3.11% था, 11 हेक्टेयर था, जो यहां पे घट के 2.73 हेक्टेयर रह गया। कितना रह गया 2.73 हेक्टेयर। सो 11 नहीं, यहां पे 7 कर लो। ठीक है, अपन ने देखे हैं प्रचलित जोत धारक। कृषि गणना हुई 2010-11 के आंकड़े अपने पास और 2015-16 के आंकड़े। इसके बाद के अपने पास कोई नवीनतम आंकड़े नहीं है। धारक कितने थे तो 2010-11 के अनुसार 68.88 लाख, और इसमें वृद्धि हुई कितने हो गए तो 76.55 लाख। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल कितना था तो 2010-11 में 211 लाख हेक्टेयर था, जो 2015-16 में कितना हो गया तो 208 लाख हेक्टेयर। पहले जो जोत का जो औसत आकार था वो कितना था 3.07 हेक्टेयर। औसत एवरेज कितना था 3.07, जो घट के कितना रह गया 2.73 हेक्टेयर। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है फिर भी ये डाटा है, ये फैक्ट है, ये तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई दूसरा इलाज नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, यहीं पे अगर अपन ऐड करना चाहे तो जो महिला जोतधारक है
उनके बारे में भी अपन चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब अपन देख रहे हैं प्रचलित महिला जोतधारक, ठीक है, वो 2011 में लगभग 5.45 लाख थी। कितनी थी? 5.45 लाख, जो बढ़ के कितनी हो गई? 7.75 लाख। कितनी हो गई? 7.75 लाख। और इनमें वृद्धि हुई है, और वृद्धि हुई है लगभग 42% की। कितने प्रतिशत की? 42% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 42% की। अपन ने इससे पहले देखा था प्रचलित जोतधारक वो कितने थे? तो 68.88 लाख। इनमें वृद्धि हुई, कितने हुए? तो 76.55 लाख। कितने हुए? लगभग 11% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसके एरिया कितना था? तो लगभग 211 लाख हेक्टेयर, घट के कितना रह गया? 208 लाख हेक्टेयर। यहाँ पे जो जोतों का आकार था वो कितना था? तो 3.07 2010-11 में। 15-16 में घट के कितना रह गया? तो 2.73 हेक्टेयर। ये यहाँ पे जोत का आकार रह गया। महिलाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2.42 लाख। अब एंड में जो अपने पास किसान है उनका वर्गीकरण देख लेते हैं, और फिर उसके बाद अपन क्लास को समाप्त करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। इन जोतों के आधार पे किसानों को इकोनॉमिक सर्वे में 5 प्रकार के किसान बताए गए हैं, और क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, सुमेलित करवाया जा सकता है। तो अपने पास किसानों की कितनी श्रेणियां हैं? जोतधारक एक तो होता है सीमांत, ठीक है, एक होते हैं लघु। सीमांत जोतधारक या किसान, ठीक है। दूसरे होते हैं लघु जोतधारक, ठीक है। तीसरे होते हैं अर्ध मध्यम, अर्ध मध्यम जोतधारक। चौथे होते हैं मध्यम, और पांचवे होते हैं बड़े आकार के, ठीक है। इनका जो एरिया है, लगभग ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से क्या है? कम है। 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास जमीन है वो क्या कहलाएंगे? सीमांत जोतधारक। ऐसे किसान जिनके पास 1 से लेके 2 हेक्टेयर जमीन है वो क्या कहलाएंगे? लघु जोतधारक। अर्ध मध्यम की अगर बात करते हैं तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेके 4 हेक्टेयर तक जमीन है वो क्या कहलाएंगे? अर्ध मध्यम। मध्यम की अगर अपन बात करते हैं तो जिनके पास 4 से लेके 10 हेक्टेयर जमीन है वो क्या कहलाएंगे? मध्यम। और अगर बड़े आकार की बात करते हैं तो जिनके पास 10 से अधिक जमीन है, 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है वो क्या कहलाएंगे? बड़े आकार के जोतधारक। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से हैं? तो 40%, और ये क्या है राजस्थान में सर्वाधिक। अगर बड़े आकार के देखें तो अपने पास ओनली 4%, लगभग 4% बड़े आकार के हैं, और 40% कौन से? सीमांत किसान है। इस प्रकार आज की क्लास को अगर अपन एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, समराइज करते हैं। चलो, अगर आज की क्लास को अपन समराइज करें, सबसे पहले अपन ने देखी जीएसडीपी। क्या देखी? जीएसडीपी। 2 कीमतों पे स्थिर कीमतें जो 2011-12 की थी, और एक थी 2023-24 की। किसकी? 2023-24 की। राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो कितनी है? तो 8.45 लाख करोड़ तो थी अपने स्थिर कीमतों पर, और 15.28 लाख करोड़ थी अपने प्रचलित कीमतों पर। उसके बाद इसमें अगर अपन कृषि का योगदान देखते हैं, कृषि पढ़ रहे थे तो कृषि का योगदान देखा था, वो कितना था? तो लगभग 2.05 लाख करोड़ तो अपने स्थिर कीमतों पर, 3.82 लाख प्रचलित कीमतों पर। कृषि में जो वृद्धि हुई थी वो अगर अपन देखें तो कृषि का जो हिस्सा था वो अगर अपन देखें तो वो हिस्सा था लगभग 26.21%, और प्रचलित कीमतों पर था 26.72%, ठीक है। उसके बाद फिर कृषि को अपन ने उप क्षेत्रों में बांटा। सबसे पहले पशुपालन के बाद में कृषि या फसल, उसके बाद में वानिकी, और चौथा अपन ने लिया मत्स्य। इसका हिस्सा अपन ने पशुपालन का कितना बताया? तो लगभग 48.58%। इसका कितना था? 44.53%। इसका कितना था? तो 6.40%।
ठीक है। उसके बाद वानिकी का कितना था, तो लगभग 0.49%। सर्वाधिक योगदान किसका था, तो अपने पशुपालन का। लेकिन सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई थी, तो मत्स्य में। इस प्रकार अपन ने कृषि का ये देखा। फिर अपन ने देखा भू उपयोग। क्या देखा, भू उपयोग। भू उपयोग की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में लगभग 342.81 लाख हेक्टेयर कुल भूमि है। ठीक है। इसको अपन ने अलग अलग भागों में बांटा। पहला अपन ने कृषि योग्य या फसल योग्य भूमि, दूसरा अपन ने देखा बंजर भूमि, तीसरा अपन ने वानिकी के लिए उपयोगी भूमि, तीसरा अपन ने देखा ऊसर या कृषि के लिए अयोग्य भूमि, फिर अपन ने देखा वृक्षों के झुंड। क्या देखा, वृक्षों के झुंड। कृषि योग्य जो भूमि थी उसका जो योगदान था लगभग 53.74% था। बंजर भूमि राजस्थान में 10.39% थी। कितनी थी, 10.39%। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये राजस्थान में वानिकी के लिए 8.09% थी। कितनी थी, 8.09% थी। ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि राजस्थान में 6.89% थी। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इसकी वृक्षों के झुंड की, तो राजस्थान में 0.09% क्या थे, वृक्षों के झुंड थे। उसके बाद अपन ने बात की आज की क्लास में प्रचलित जोत धारक। क्या की, प्रचलित जोत धारक। इसकी अपन ने बात की, दो गणना थी अपने पास, कृषि गणना 2010-11 की और 2015-16 की। 2010-11 के अनुसार जो प्रचलित जोत धारक थे वो कितने थे, तो 68.88 लाख, बढ़कर 2015-16 में कितने हो गए, 76.55 लाख। कितने हो गए, 76.55 लाख। लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 11% की। ठीक है। जो एरिया जो था वो कितना था, तो 211 लाख हेक्टेयर, जो घटकर कितना रह गया, 208 लाख हेक्टेयर। जोत का जो औसत आकार था वो कितना था, तो 3.07 हेक्टेयर पर किसान औसत आकार, जो घटकर कितना रह गया, 2.73 हेक्टेयर। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं महिलाओं की, फिर अपन ने देखा था महिलाओं की बात करते हैं तो इनके कितने थे, 5.46। यहां से कितने हो गए, 7.75 लाख। लगभग वृद्धि कितनी हुई है, 42% की। इनके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है लगभग 24% की। कितनी प्रतिशत की, 24% की। उसके बाद फिर अपन ने देखे थे किसान। क्या देखे थे, किसान कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के। कौन कौन से, तो सीमांत से बड़े लघु से बड़े अर्ध मध्यम से बड़े मध्यम, और सबसे बड़े किसान को अपन क्या बोलते हैं, बड़े आकार के किसान। ठीक है। ये राजस्थान में कितने, इनकी जो डेफिनेशन थी तो लगभग 1 से क्या हो, जिनके पास कम, लघु के पास 1 से 2, अर्ध मध्यम के पास 2 से 4, मध्यम के पास 4 से 10 हेक्टेयर, और जिनके पास 10 से ज्यादा है वो क्या कहलाते हैं, बड़े आकार के। सर्वाधिक राजस्थान में कौन से हैं, तो लगभग 40% है, वो है सीमांत। और राजस्थान में सबसे कम कौन से हैं, तो बड़े आकार के, 4.69%। ठीक है। इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने, और स्टार्टिंग में 2 भाई मानसून पे निर्भर करती है तो मानसून का जवाब बोलते हैं, और कृषि पूर्णतया मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा की जाती है। मैदानों में जो कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं होती है वो प्राप्त आसानी से होती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों को कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। ये अपन प्रारंभ में बात करते हैं। आई होप आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको सिलेक्शन वाली लाइन में लाके खड़ा करेगा, क्योंकि ऐसे आंकड़ों वाले जो क्वेश्चन है वो हर कोई नहीं कर सकता। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।